नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत चौधरी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मंथन स्टोरीज पर। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई आखिर क्यों चल रही है, उसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल्स दी थी, जिसका लिंक ऊपर दे रखा हमने। आज फिर उसी सिलसिले में बात करते हुए हम आपको बताएंगे कि उससे भी पुराने दौर में इजराइल और फलस्तीन का आखिर कौन सा ऐसा बड़ा विवाद था जिसके कारण ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे म्यूनिक ओलंपिक्स के बारे में, जिसमें कि इजराइल के 11 खिलाड़ियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। और ऐसा क्या हुआ था उस समय कि ये दोनों देश इजराइल और फलस्तीन आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। सन 1972 में म्यूनिक के समर ओलंपिक्स खेलों में फलस्तीन आतंकवादी समूह ब्लैक सितंबर के सहयोगी द्वारा इजरायली ओलंपिक सदस्यों पर हमला किया जाता है। बर्लिन में 1936 के खेलों के बाद म्यूनिक खेलों ने जर्मनी शहर में ओलंपिक की पहली वापसी को चिन्हित किया था और अडोल्फ हिटलर द्वारा उन खेलों को नाजी विचारधारा के प्रचार के लिए एक मंच के रूप में उसका उपयोग करने के लिए उसकी आलोचना भी बहुत की गई थी। अब बात आती है सन 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स की। 1968 के ओलंपिक्स जब मेक्सिको सिटी में हो रहे थे, खेल शुरू होने के 10 दिन पहले मेक्सिको सिटी में भी एक हमला हुआ था बहुत बड़ा। अब उसी तरह का खतरा म्यूनिक ओलंपिक्स पर मंडरा रहा था। मेक्सिको सिटी के एक प्लाजा जिसका नाम था टेला टेलल को सैकड़ों छात्रों को सरकारी बलों ने गोली मार दी थी। इसके विपरीत म्यूनिक ओलंपिक के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उस घटना के बावजूद भी उन्होंने लगभग $2 मिलियन से भी खर्चा किया था जो ओलंपिक्स होने वाला था उसकी पूरी सिक्योरिटी के लिए। ओलंपिक 26 अगस्त 1972 को शुरू हुआ, जब 120 से अधिक देशों के हजारों एथलीट्स ने समारोह का जश्न मनाया। ओलंपिक शुरू होने के लगभग एक सप्ताह तक खेल बिना किसी घटना के चलते रहे। अब बात आती है आतंक के दिन की। 5 सितंबर 1972 को सुबह 4:30 बजे जब हमला हुआ, जब फलस्तीनी ग्रुप की एक उग्रवादी शाखा जिसका नाम था ब्लैक सितंबर, उससे जुड़े 8 फलस्तीनी आतंकवादियों ने म्यूनिक ओलंपिक गांव के आसपास की फेंसिंग को तोड़ दिया और एथलीट्स के भेष में और चोरी की चाबियों का उपयोग करके वे 31 कॉलोनी स्ट्रेस में इजरायली ओलंपिक टीम के अपार्टमेंट में जबरन घुस गए। जैसे ही उन्होंने अपार्टमेंट 1 में प्रवेश किया तो उनका सामना घुसते घुसते ही कुश्ती के रेफरी योसेफ गुडफ्रंट और कुश्ती के कोच मोसे वेनबर्ग से हुआ। हमलावरों से लड़ते समय वेनबर्ग को गोली मार दी गई, जिन्होंने बंदूक की नोक पर उन्हें शेष इजरायली कोचों और एथलीट्स के कमरे में ले जाने के लिए मजबूर किया। अब यह बताया गया कि वेनबर्ग ने हमलावरों को अपार्टमेंट 2 से आगे बढ़ाया, जिसमें इजरायली टीम रह रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि अपार्टमेंट 3 में पहलवान और वेटलिफ्टर्स बेहतर तरीके से लड़ेंगे। हालांकि ब्लैक सितंबर के पास ओलंपिक विलेज और इजरायली एथलीट्स की पूरी प्लानिंग थी, यानी पूरी प्लानिंग और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ वो खेल गांव में आए थे। अब अपार्टमेंट 2 से भागने के बाद हमले में बच गए रेस वॉकर सॉल लडानी ने सुझाव दिया कि उनके बचने का कारण ये भी हो सकता है कि उनके कमरे को नजरअंदाज कर दिया गया हो, क्योंकि उन्हें इजरायली शूटिंग टीम के मेंबरों के साथ रखा गया था। अपार्टमेंट 3 में आतंकवादियों ने अधिक बंधकों को इकट्ठा किया और उन्हें अपार्टमेंट 1 में वापस जाने के लिए मजबूर किया। एक रेसलर जिनका नाम था गाद तस्वारी, वो समूह से अलग हो गए थे और अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज की ओर सीढ़ियों से उतर गए और वेनबर्ग ने उस भ्रम का फायदा उठाकर हमलावरों से फिर से लड़ाई की। अब वेनबर्ग ने लगभग एक आतंकवादी की बंदूक पर अपना नियंत्रण भी जमा लिया था, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने उन्हें पीछे से गोली मार दी और उनकी मौके पर हत्या हो गई। प्रतियोगिता के दौरान चोट लगने के कारण बैसाखी पर होने के बावजूद एक वेटलिफ्टर जिनका नाम था योसेफ रोमानो, उन्होंने भी आतंकवादियों से लड़ाई करने का प्रयास किया और उन्हें रोकने का प्रयास किया और उसी दौरान यूसेफ रोमानो की भी हत्या कर दी गई। उनका शव चेतावनी के तौर पर अपार्टमेंट 1 के फर्श पर छोड़ दिया गया। ओलंपिक विलेज में 2 इजरायली एथलीट्स को मारा जा चुका था और 9 अन्य एथलीट्स को बंधक बनाया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के अध्यक्ष एवरी बुरुंडेज ने जोर देकर कहा कि खेल जारी रहेंगे। आतंकवादियों ने अपनी मांगे शुरू की और उन्होंने कहा कि इजरायली जेलों में बंद 200 से अधिक फलस्तीनियों की रिहाई की जाए, जर्मन जेलों में रेड आर्मी ग्रुप के एंद्रेस बादर और उल्रिके मीनहोफ की रिहाई की जाए और उन्हें मिडिल ईस्ट जाने के लिए एक हवाई जहाज भी दिया जाए। अब 5 सितंबर को रात लगभग 10 बजे आतंकवादी यह मानते हुए कि उनकी सारी मांगे पूरी होती दिख रही हैं या फिर पूरी हो जाएंगी, तो तभी उन्होंने इजरायली प्लेयर्स की आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें क्वार्टर में से बस में ले गए, जो कि बस में बैठने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर्स तक बसों ने उनको छोड़ा। हेलीकॉप्टर्स ने उन्हें ओलंपिक विलेज से 15 मील यानी 25 किलोमीटर पश्चिम में फस्टन फेल्डब्रुक एयरबेस पर ले गए, जहां पुलिस पहले से ही घात लगाकर बैठी। हालांकि जर्मन सेना के पास
पास ऐसे मिशन के लिए बेहतर प्रशिक्षण और उपकरण थे। पश्चिम जर्मनी के पोस्ट वॉर संविधान के तहत आर्म फोर्सेस को नागरिक पुलिस की सहायता करने से मना किया गया था। ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए पुलिस स्नाइपर्स को और शार्प शूटर्स की ट्रेनिंग नहीं मिली थी, यानी जो भी स्नाइपर्स ऑपरेशन के दौरान वहां उनकी रक्षा के लिए तैनात किए गए थे, उनको शार्प शूटर्स की ट्रेनिंग नहीं मिली थी। उन्हें बिल्कुल अनुचित तरीके से तैनात किया गया था और पुलिस स्नाइपर्स की संख्या में भी कम थे। अब उन सभी पुलिस वालों के पास एक दूसरे से बात करने के लिए या फिर अपने कमांडरों से बात करने के लिए भी रेडियो की कमी थी। इसके अलावा वो स्नाइपर राइफल्स के बजाय असॉल्ट राइफल्स से लैस थे। उनके हथियारों में ना तो लंबी दूरी की गुंजाइश थी और ना ही रात को देखने की क्षमता थी। एयरबेस टर्मेक पर एक बोइंग 727 था, जिसमें लुफ्थांसा फ्लाइट क्रू के भेष में 17 पुलिसकर्मी भरे हुए थे। पुलिस वालों का इरादा था कि प्लेन में चढ़ने के बाद आतंकवादियों को मार गिराएंगे, लेकिन पुलिस ने अपनी आर्म्ड गाड़ियां, जिनको इजरायलियों की सहायता करनी थी, उन्हें बहुत देर से भेजा गया और वो आते आते ट्रैफिक में फंस गई। अब हेलीकॉप्टर रात करीब 10:30 बजे पहुंचे और 2 आतंकवादी जेटलाइनर प्लेन का निरीक्षण करने के लिए गए। इसे खाली पाकर और धोखे के बारे में जागरूक होने पर उन्होंने अपने आतंकवादी साथियों को इसके बारे में बताया, जिसके चलते वेस्ट जर्मन पुलिस ने उन पर गोलीबारी की। गोलीबारी दोनों तरफ से हुई और कई आतंकवादी और एक पुलिस अधिकारी मारे गए। इसके बाद हेलीकॉप्टर में सवार क्रू मेंबर्स भी छिपने के लिए भागे, लेकिन इजरायली एथलीट एक साथ बंधे हुए थे और उनके साथ वो भी उस हेलीकॉप्टर में फंस गए। आतंकवादियों ने टर्मेक एयरबेस को रोशनी करने वाली फ्लड लाइट्स को भी गोली मारकर बंद कर दिया गया। आधी रात को एक जर्मन अधिकारी ने घोषणा की कि सभी बंधकों को मुक्त करा दिया गया है और सभी आतंकवादी मारे गए। एक रिपोर्ट जो दुखद रूप से समय से पहले साबित हुई, आधी रात के ठीक बाद एक आतंकवादी ने हेलीकॉप्टर में से एक हथगोला फेंक दिया, जिससे उसमें सवार एक इजरायली बंधक को छोड़कर सभी की मौत हो गई और उसी में सवार एक अमेरिकी मूल के पहलवान डेविड बर्जर ने बचाव कर्मियों के पहुंचने से पहले ही धुएं के कारण अपना दम तोड़ दिया। एक दूसरे आतंकवादी ने हेलीकॉप्टर के अंदरूनी हिस्से पर करीब से गोलियां बरसा दी, जिसके चलते शेष 5 इजरायली भी मारे गए। बचाव कार्य में सहायता करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आर्म गाड़ियां रनवे पर पहुंच गई, लेकिन उनके दल को क्षेत्र में पुलिस कर्मियों की तैनाती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके साथ संवाद करने का कोई तरीका भी नहीं था। एक बंदूकधारी उस स्थान की ओर भागा जहां हेलीकॉप्टर के एक पायलट और एक पुलिस स्नाइपर ने आड़ ले रखी। स्नाइपर द्वारा आतंकवादी को गोली मार दी गई और मार गिराया गया, लेकिन अंधेरे रनवे पर हलचल के कारण आर्म्ड कारों में से एक आर्म्ड कार में आग लग गई और पायलट और स्नाइपर दोनों गोलीबारी से गंभीर रूप से घायल हो गए। 6 सितंबर को लगभग 12:30 बजे तक गोलीबारी बंद हो गई थी और 20 घंटे तक चला आतंकी शासन समाप्त हो गया। म्यूनिक के एक पुलिसकर्मी सहित 11 इजरायली मारे गए थे और 5 ब्लैक सितंबर आतंकवादी भी मारे गए थे। 3 बंदूकधारियों टेररिस्ट को पकड़ लिया गया था। अब सुबह के लगभग 3 बजे मैके, जो कि एक चैनल था जो लगातार 14 घंटों से ओलंपिक विलेज से लगातार लाइव कवरेज दिखा रहा था, इस असफल बचाव के बाद उसने दुखद परिणाम को इन शब्दों के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया कि वे सभी चले गए। इतिहास में पहली बार मारे गए एथलीट्स को श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक खेलों को लगभग 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया था। जर्मन सरकार और म्यूनिक पुलिस द्वारा की गई जांच में पाया गया कि हमला अनअवॉइडेबल था। इसमें शामिल अधिकारियों ने प्रभावी ढंग से पुलिस और स्वयं को दोषमुक्त करार दिया। इस नरसंहार के लगभग 2 महीने से भी कम समय के आसपास, यानी 29 अक्टूबर को 2 ब्लैक सितंबर आतंकवादियों ने सीरिया के दमिश्क से फ्रैंकफर्ट जा रहे लुफ्थांसा बोइंग 727 का अपहरण कर लिया और मांगे पूरी नहीं होने पर चालक दल और यात्रियों सहित उसे उड़ा देने की धमकी दी। जिस विमान का अपहरण हो गया था वह जगरेब यानी यूगोस्लाविया के ऊपर चक्कर लगा रहा था, जबकि 3 जीवित म्यूनिक बंदूकधारी जो मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे थे उनको अलग अलग जेलों से लाया गया और एक निजी जेट में जगरेब ले जाया गया, जिसने फिर त्रिपोली यानी लीबिया के लिए उड़ान भरी, जहां यात्रियों और चालक दल को रिहा कर दिया गया। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ब्लैक सितंबर के कार्यकर्ताओं और आयोजकों के खिलाफ एक लक्षित हत्या अभियान ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड करने का जवाब दिया। शानदार अभियानों की एक श्रृंखला के बाद वरिष्ठ फलस्तीनी नेतृत्व पर इसका भारी असर पड़ा। उस ऑपरेशन को जुलाई 1973 में निलंबित कर दिया गया, जब नॉर्वे में गलती से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। 1977 में म्यूनिक हमले के योजनाकार अबू दाऊद को फ्रांस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पश्चिम जर्मनी के अनुरोध के आधार पर उसे रिहा कर दिया गया और उसे उसके बाद अल्जीरिया ले जाया गया, जहां फिर वो आराम से रहा। इजराइल ने अपने शहीद खिलाड़ियों का बदला लिया। इसके साथ जैसे जैसे समय बीता, इजरायली इंटेलिजेंस की हेल्प से सभी टेररिस्ट को उनके घर में घुसकर मार गिराया गया। अब साथियों, अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कैसे इजराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, यानी कि कैसे इजराइल ने जो उनके 11 खिलाड़ी म्यूनिक ओलंपिक के दौरान मरे थे उनका बदला उन्होंने उन आतंकवादियों को उनके घर में मारकर ही लिया। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए
मंथन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।